Hello friends and welcome back to our channel Weekend Class, and today we will talk about chronological classification of data collected. Till now we talked about the organization and of data and its spatial collection or geographical collection. Now let's get started with chronological classification. It is also known as temporal collection. Why? Because यहाँ पे डेटा जो है डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम के आधार पे क्लासिफाई किया जाता है। तो इस टाइप की जो क्लासिफिकेशन है इसे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। एक एग्जांपल है कि जैसे दिल्ली की जो पॉपुलेशन का हम लोगों ने एग्जांपल लिया है वो कई सालों में किस तरीके से अरेंज हुई है। अब यहाँ हम लोग हमेशा, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था, कि घटते से लेकर के बढ़ते या बढ़ते से लेकर घटते एक ऑर्डर तरीके से इसको लगाया जाता है, या दूसरी ऑर्डरिंग इस सेंस में भी हो सकती है कि 1951 में, 52 में, 53 में, इस तरीके से। तो मतलब कहीं ना कहीं सीरियल जो है वो बरकरार रहना चाहिए। जैसे 1961 के सेंसस के हिसाब से दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी वह थी, ये सब कुछ जो है हज़ार में है, तो उस वक्त जो दिल्ली की पॉपुलेशन थी वो थी 17,44,000। उसके बाद जो है 1971 में वो ये हो गई 26,59,000, और 1981 में ये हो गई 40,66,000, और ये बढ़ करके 1991 में हो गई 62,20,000। 2001 के सेंसस में पहली बार इसने 1 करोड़ का आंकड़ा छुआ, और अब ये हो गई 1,38,51,000। और ये माना जा रहा है कि 2021 के सेंसस के हिसाब से, जो कि इसके डाटा भी रिलीज नहीं हुए हैं, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है करीब करीब 2 करोड़ जो है वो छू चुकी है। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के क्लासिफिकेशन पे, दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन? अब यहाँ पे डेटा जो है ये डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे डिफाइन होता है। अब डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है? जैसे कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जैसे कि लाइक सेक्स, लाइक लिटरेसी, लाइक रीजन, कास्ट, एजुकेशन। अब इन डाटाओं को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है या न्यूमेरिकल टर्म्स में इन्हें एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो ये सब जो डाटा होते हैं दैट आर क्वालिटेटिव डेटा। अब इसको जो है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन को भी फिर से फर्दर 2 पार्ट्स में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन में फैक्ट्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको 2 क्लास में विभाजित कर दिया जाता है, डिवाइड किया जा सकता है, और जिस आधार पे उसको डिवाइड किया जाता है तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन को सिंपल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। दूसरा जो है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड से ही आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट या जो मापदंड हैं वो शामिल हों। तो यहाँ पे क्या है कि फैक्ट्स जो हैं जब क्लासिफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू मोर देन वन एट्रीब्यूट, या जब एक क्लास जो है व्हेन वन क्लास इज सब डिवाइडेड इनटू मोर देन वन क्लास, या कभी कभी 2 सब क्लासेस में। सब क्लासेस क्लासेस के अंदर फिर से क्लास, मतलब सब क्लास। तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर हम लोग किसी शहर के पॉपुलेशन को मेल्स और फीमेल्स में डिवाइड करें, जैसे कि अभी पहले किया गया था कि सिर्फ पॉपुलेशन को मेल और फीमेल में डिवाइड किया गया था, लेकिन इसके आगे नहीं किया गया था। तो अब इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं कि इसमें जो लिटरेट्स और इलिटरेट्स हैं वो कितने हैं, और वो जो लिटरेट्स और इलिटरेट्स हैं उन परसेंटेज को फर्दर डिवाइड करते हैं कि उनमें से हिंदू कितने हैं और मुस्लिम कितने हैं। तो अगर इस टाइप से, मतलब जब एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा पैरामीटर आ गए तो इसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद जो आते हैं बेटा, ये आप लोग याद कर लें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, डेट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ पे डेटा को क्वांटिफाई किया जा सकता है। अब डेटा को क्वांटिफाई करने का मतलब क्या है कि डेटा को इस तरीके से या कुछ इन टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स पे उनको क्लासिफाई किया जाता है ताकि वो मेज़र किए जा सकें, जैसे कि हाइट, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर,
प्रोडक्शन, सेल्स। तो ये जो है आप जो है इनको मेज़र कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम लोग एजेस ऑफ स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करते हैं और इनमें जो टोटल स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं वो 500 के आसपास लेते हैं, तो हम लोग इनको हमेशा एज के हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो ये जो 500 स्टूडेंट्स को हम लोग ले रहे हैं, ये मान के चलते हैं कि इनकी जो एज है ये 10 से 18 साल के बीच में है। अब इन्हें हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक 10 से 12 साल का, एक 12 से 14 साल का, एक 16 से 18 और एक 14 से 16। अब यहाँ पर जो है देखिए 10 से 12 के बीच में 150 बच्चे हैं, 12 से 14 के बीच में 130 बच्चे हैं, 14 से 16 के बीच में 100 बच्चे हैं, 16 से 18 के बीच में 120 बच्चे हैं। तो टोटल कितने बच्चे हो गए? 500 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, आप देखिए कि इस क्लासिफिकेशन में जो कि एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, देयर आर 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से? वेरिएबल कौन सा है? एज। ये इसके हिसाब से डिफर कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वेरिएबल के हिसाब से जो चीज डिफर कर रही है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच वेरिएबल। अब इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? अब ये जो वेरिएबल जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेरी। वेरी का मतलब है होता है डिफर और चेंज। तो इसका मतलब वेरिएबल को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वेरिएबल मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक विच डिफर्स और चेंज। ये जो चेंज हो सकता है इट रिफर्स टू क्वांटिटी और एट्रीब्यूट विच वेरीज फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर। अब यहाँ पे जो कि है कि ये जो वेरिएबल्स जो हैं वो किन किन आधार पे डिफर कर सकते हैं, हम लोग अब इस बारे में जानते हैं। तो पहला है विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स, प्लेसेस और टाइम। तो ये जो डिफरेंस इन वैल्यू है ये किस किस के टर्म्स में हो सकता है? इंडिविजुअल्स, आइटम्स, प्लेसेस या टाइम। अब जो भी वैल्यू जो है वो जिस रेंज में डिफर कर रहा है, किसी एक डोमेन में डिफर करेगा, तो वो जो डोमेन है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएट। ये जो एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि प्राइस है वो वेरिएबल है बिकॉज हर कम्युनिटी के प्राइस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एज जो है वो वेरिएबल है, जैसे कि कई स्टूडेंट्स की एज जो है वो डिफर करती है। इसके अलावा और वेरिएबल्स हैं, हाइट हुआ, वेट हुआ, वेज हुआ मतलब जो सैलरी मिलती है, एक्सपेंडिचर हुआ, इंपोर्ट्स हुआ, प्रोडक्शन हुआ। ये मतलब अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। अब ये यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है कि जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं दे आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। जैसे कि एज जो है वो किस में मेज़र की जाती है? ईयर्स में। हाइट किस में मेज़र की जा सकती है? इंचेस में या सेंटीमीटर में। वेट को किलो में मेज़र किया जाता है। इनकम को रुपीज़ में मेज़र किया जाता है। जैसे कि कई देशों में कई टाइप की जो करेंसीज करती हैं उनमें मेज़र किया जाता है। तो इसी तरीके से ये चीज़ नोट करने लायक है। ये वेरिएबल जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल को हम लोग डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल भी बोल सकते हैं। अब डिस्क्रीट वेरिएबल जो है क्या होता है? ऐसे वेरिएबल होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू जो है लेने की क्षमता रखते हैं और इनमें फ्रैक्शनल वैल्यू जो है लेने की क्षमता नहीं होती है। तो ये ऐसे वेरिएबल होते हैं। जैसे कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 40 फैमिली में लिया जाए एक कॉलोनी में, तो कुछ फैमिलीज होंगी जैसे कि यहाँ पे 5 फैमिलीज में कोई बच्चे नहीं है, 7 में 1 बच्चा है, 25 फैमिलीज में 2 बच्चे हैं और 3 फैमिली में 3 बच्चे हैं। टोटल जो है कितने हुए? ये जो कुल मिलाकर के 7, 5, 12 और ये 40 फैमिलीज में बच्चों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 40 हो गई। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने योग्य है कि जो नंबर ऑफ फैमिली जो है वो 1, 2, 3 टाइप से हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, या कि 1.5, 2.5 इस टाइप से नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पे ये सिर्फ एग्जैक्ट नंबर लिया जा सकता है। दूसरा
यहाँ पे जो डेटा है वो किस तरीके से ऑब्टेन किया जाएगा, काउंटिंग के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग के थ्रू ऑब्टेन किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, ये वो वेरिएबल्स होते हैं जहां पे सारे जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, चाहे वो इंटीग्रल हो चाहे वो फ्रैक्शनल हो, वो एक गिवन स्पेसिफाइड रेंज या डोमेन में लिए जा सकती हैं। वो सारी जो वैल्यूज हैं वो ली जा सकती हैं, और ऐसे वेरिएबल्स, ऐसी जो वेरिएबल है इसे हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल भी कहते हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को, और इस चीज़ के बीच में आप लोग डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ले सकता है, यहाँ पे सभी वैल्यू ले सकता है। यहाँ पे जो डेटा है ये सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट के थ्रू लिया जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप देखिए कि एक हाइट और वेट ऑफ इंडिविजुअल कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, मतलब अगर किसी का वेट जो है वो 50.2 है तो 50.50 भी हो सकता है, 50.1 भी हो सकता है, 50.2, तो यहाँ पे मेजर करना पड़ेगा। तो एक लिमिट के अंदर जो है उनको पहले मेजर किया जाता है। अब जैसे कि वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 11 की बात अगर करें तो वेट जो है किलोज में और दिया गया है, और दूसरी ओर दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि करस्पॉन्डिंग है उस वेट कैटेगरी के। अब जैसे 40 to 45 किलो के 22 स्टूडेंट्स हैं, 45 से 50 किलो के बीच में 6 स्टूडेंट्स हैं, 50 से 55 के बीच में 9 हैं, 55 से 60 के बीच में 10 हैं, और 60 से 65 के वेट कैटेगरी के बीच में 3 हैं। इसके ऊपर कोई भी नहीं है। तो देखिए 40 से लेकर के 65 के बीच में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल के बीच में क्या क्या अंतर है। अगर एक बार फिर से रिवीजन देख लीजिए तो डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू ले सकता है, कोई फ्रैक्शनल वेरिएबल नहीं ले सकता है। कंटिन्यूअस वेरिएबल जो है वो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू ले सकता है। विद इन, एक चीज इसके साथ है कि विद इन इट्स स्पेसिफाइड रेंज चेंज इन वैल्यू। डिस्क्रीट में या तो वेरिएबल्स चेंज होते हैं कंप्लीट नंबर्स में, यहाँ पे वेरिएबल्स जो है कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में या तो होल नंबर में भी इंक्रीज हो सकते हैं और फ्रैक्शंस में भी इंक्रीज हो सकते हैं। फिर अगर डेटा कलेक्शन की बात आती है तो डिस्क्रीट वेरिएबल में डेटा जो है सिर्फ काउंटिंग से ऑब्टेन होता है, और यहाँ पे कैसे ऑब्टेन होता है, मेजरमेंट के हिसाब से ऑब्टेन होता है। और चौथे जो अंतिम प्रकार का है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं ये सीधे काउंट ही किए जाएंगे, इनको फ्रैक्शन में नहीं लिया जा सकता है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हाइट, वेट, इस टाइप की जो चीज़ें हैं या वेरिएबल्स, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में लिया जा सकता है क्योंकि इन्हें फ्रैक्शंस के भी रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, टुडे we have talked about the variables. In the next episode we will come with some another facet of this chapter, organization of data. Thank you.